वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विथ श्याम। फ्रेंड्स, जैसा कि आज डेट है 21 मई और दिन है बृहस्पतिवार। फ्रेंड्स, आज मैं 21 मई के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हूं। फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि इस डेट के साथ जो जुड़ी हुई हिस्ट्री होती है पिछली, वो मैं बताता हूं। यानी 21 मई के दिन पिछली जुड़ी हुई हिस्ट्री। तो फ्रेंड, जो है 1502 में कि आज ही के दिन यानी 21 मई को 1502 में सेंट हेलेना द्वीप, आपने सुना होगा नाम, सेंट हेलेना द्वीप जो था उसकी खोज हुई थी। कहाँ? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। कहाँ? दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसकी खोज हुई थी सेंट हेलेना द्वीप की। कब हुई थी? 1502 में। फ्रेंड, आज ही के दिन 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया था। किसको? न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया था 1840 में 21 मई को। फिर 1851 में दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी। कब गुलामी प्रथा? 1851 में कोलंबिया में, अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी 1851 में। 1881 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। 1851 में अमेरिकी रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई थी। 1881 में अमेरिकी रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। फिर फ्रेंड, 1904 में आज ही के दिन 21 मई को पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा का जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? फीफा की 1904 में। आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1904 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा, इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1918 में आज ही के दिन 21 मई 1918 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को, ये भी इम्पोर्टेंट है, महिलाओं को मतदान की अनुमति दी गई थी। 1918 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महिलाओं को मतदान की अनुमति दी गई थी। अगला है फ्रेंड कि 1927 में आज ही के दिन अमेरिका के एक पायलट जो थे चार्ल्स लिंडनबर्ग ने एक छोटे से विमान से न्यूयॉर्क से पेरिस के बीच बिना रुके पहली अटलांटिक के पार उड़ान भरी थी। तो वो कब भरी थी? 1927 में। फिर 21 मई 1935 में क्या हुआ था? क्वेटा शहर जो पाकिस्तान में है, भूकंप में बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें कि 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1935 में एक भूकंप आया था पाकिस्तान के क्वेटा में, जिसमें 30,000 से अधिक लोग मरे थे। अगला है फ्रेंड कि सबसे इम्पोर्टेंट, 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमला हुआ था, जिसमें राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती हमले में। फ्रेंड, अगला है 1994 में 21 मई 1994 को एक और इम्पोर्टेंट डे है इंडिया के लिए। सुष्मिता सेन जो है फिल्म एक्ट्रेस, इनको मनीला में संपन्न 43वीं यानी कि 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में खिताब से नवाजा गया था उनको। कब? 21 मई 1994 को। तो फ्रेंड, ये थे कुछ 21 मई यानी आज के दिन से जुड़ी हुई हिस्ट्री। तो जिससे जितने क्वेश्चन बनते मैंने बता दिया आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स बनी थी। फिर 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। फिर 1935 में क्वेटा में जो भूकंप आया था। 1918 में प्रतिनिधि सभा में महिलाओं को जो मतदान की अनुमति दी गई थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में। फिर 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। और 1881 में अमेरिकी रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया था। फिर 1851 में दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी। तो फ्रेंड, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे दिखी आज, जो मैंने आपको बता दिया। अगला अब चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। फ्रेंड, ये मेरे चैनल का लोगो है। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है मेरे चैनल का लोगो, जैसा कि आप देख रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है पहला कि अम्फान जो चक्रवात, आप अच्छी तरह से इससे भली बात परिचित हो गए होंगे अभी तक कि चक्रवात जो आया है बंगाल की खाड़ी से, जो उठा है चक्रवात, वो उसका नामकरण जो है अम्फान, वो किसने नामकरण, कौन से देश ने किया है? तो फ्रेंड वो थाईलैंड देश ने इसका नामकरण किया है। और सबसे पहले ये एक बार यह चक्रवात 1999 में उड़ीसा के क्या कहते हैं, ये 1999 के उड़ीसा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला यह पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पहला उष्णकटिबंधीय। फ्रेंड मैं लिखना कम चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पर लिख नहीं पाता हूँ, छोटा सा स्क्रीन है तो मोबाइल के स्क्रीन, तो मैं लिख नहीं पाता हूँ। लिख सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो मैं इसलिए ज़्यादातर इसको बोल देता हूँ। अब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए, पहला उष्णकटि, देख रहे हैं पूरा नहीं हो पाया, कटिबंधीय। तो ये पहला उष्णकटिबंधीय सबसे पहले आया था 1999 में। ये पहला उष्णकटिबंधीय जो था पहले उस 1999 में आया था। उसके बाद ये पहला आ रहा है, अब जो आ रहा है। तो इसका नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने किया इसका नामकरण, और 16 साल पहले ही इसका नाम थाईलैंड ने रख दिया था, क्योंकि जो ये 1999 में आया था इसी तभी रखा गया था। फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फ्रेंड ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भारत के जो डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, उनको चुना गया है कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। किसके? WHO के। फिलहाल वो 22 मई को जापान के जो डॉक्टर हिरोकी नकटानी हैं, वो हटने के बाद उनकी जगह पे ये स्थान लेंगे उनका। किनकी जगह पे? डॉक्टर हिरोकी नकटानी। ये कहाँ के हैं? जापान के। ये हटेंगे तो इन्हीं की जगह पे आएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और वर्तमान में WHO के कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य हैं? फ्रेंड 34 सदस्य हैं। जैसे कि कितने सदस्य हैं? 34। किसमें? WHO के बोर्ड में कार्यकारी सदस्य। WHO यानी कार्यकारी सदस्य कितने हैं? 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी है, वो किस देश की कंपनी है जिसको नोएडा में एक जेवर क्षेत्र है, तो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी है? तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड की वो कंपनी है और उसका नाम है एक स्विस फर्म है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। उसको इसकी मंजूरी दी गई है। और 500, आपको पता है 5,000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा। जैसे कि बता ही दिया खुद, एक तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आपको पता ही होगा, और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट एक है गाजियाबाद में, ये नई दिल्ली में, ये हिंडन जो है गाजियाबाद में, और ये तीसरा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा आपका जेवर में, जो नोएडा में है। तो कौन सी कंपनी ने लिया है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और कौन सी है? स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। अब इसका नाम पूरा मैं नहीं लिख पाऊँगा, लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। अब ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना, एटलिन है फ्रेंड, एटलिन या एटालिन जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण कार्यकर्ता जो हैं वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं?
कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो इस जल विद्युत परियोजना को स्थापित होने से रोक रहे हैं, माने रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो कौन से देश में ये, किस राज्य में हो रही है ये परियोजना? अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको एक पत्र दिया है और उनको बताया है कि एटलिंग जल विद्युत परियोजना को क्यों रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने उसमें बताया है, और ये क्यों रद्द किया जाना चाहिए उसमें इसलिए बताया, उन्होंने ये बताया है कि एटालिंग जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय वन संरक्षण संबंधी कानून जो है उस कानून की अनदेखी की गई है, उसके सिद्धांतों की अनदेखी की गई है। और यह परियोजना जो है हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे पहले से ही पूरा पाषाण कालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के ये संधि स्थल पर स्थित है, इसीलिए इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो फ्रेंड, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हो रही है एटलिंग जल विद्युत परियोजना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, इसने कितने उभयचरों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो फ्रेंड 35 उभयचरों को इन्होंने लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया। फ्रेंड, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसमें जो उन्होंने अपनी साइट पे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी साइट पे कुछ अपडेट डाले हैं, एक मतलब अपडेट सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 20 प्रजातियों को उन्होंने गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताया है गंभीर रूप से, और 35 को उन्होंने लुप्तप्राय बताया है। 20 को उन्होंने तो टोटली ये गंभीर रूप से बताया, लेकिन 35 को खाली लुप्तप्राय बताया है। तो ये जो क्वेश्चन है खाली लुप्तप्राय के लिए है कि लुप्तप्राय के रूप में किसको सूचीबद्ध किया है, कितनों को, तो वो 35 को किया है। और फ्रेंड, ये जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचर में जो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले मेढकों की कुछ प्रजातियां हैं। गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त हैं 20 प्रजातियां, उसमें कुछ मेढकों की प्रजातियां हैं जो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। ये गंभीर रूप वाले जो दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड को जारी किया है? नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड को उन्होंने फंड जारी किए हैं? तो फ्रेंड, वो किया है उन्होंने डी, ऑप्शन डी, 20,500 करोड़ रुपए, 20,500 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किया है नाबार्ड ने। फ्रेंड, नाबार्ड जैसा कि आपको पता ही होगा, नाबार्ड इसका मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड पूरा इसका नाम हो गया। इन्होंने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधन के रूप में कार्य करेगा, और खरीफ संचालनों में किसानों को मदद करने और प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जो है जारी की गई है। और यह धनराशि फ्रेंड जो है 15,200 यानी 2 किस्तों में, आप देख लो 15,200 करोड़ ये कौन देगा? सहकारी बैंक देंगे, सहकारी बैंक। और जो है इसके बाद जो बचता है 5,300 करोड़, ये देगा आपका आरआरबी देगा, इसको आरआरबी देगा 5,300 करोड़, और 15,200 करोड़ सहकारी बैंक देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता किस देश ने दिया है? तो वो भारत ने दिया है फ्रेंड। और इसमें फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहा है एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है या संस्था है, उसको जो है भारत ने ये जो है से आर्थिक सहायता उसको दिया है भारत ने। भारत सरकार ने इसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है उसका नाम है रिलीव एंड वर्क एजेंसी, आप उसको ऐसे देख सकते हो, रिलीव एंड वर्क एजेंसी उसका नाम है। उसको इन्होंने 2 मिलियन दिया है, ये आपको याद रखना होगा। कितने दिए हैं? 2 मिलियन भारत ने दिए हैं। किसके लिए? फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के सहायता करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई मनाया जाता है, यानी कल के दिन मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके खतरों से बचाने के लिए, जो वो काटती हैं या उनके अटैक से, उस तरह के खतरों से बचाने के लिए। और ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और ये खास दिवस जो है मधुमक्खी दिवस, ये मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले थे। उनका नाम था एंटोन जन्सा। एंटोन जन्सा थे, एंटोन जन्सा। और इन्हीं का जन्मदिन होता है 20 मई को। 20 मई को इनका जन्मदिन होता है। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इन्होंने मधुमक्खी पालन तकनीक का नेतृत्व करते थे, ये एंटोन जन्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत से सीमा विवाद में किस देश ने नया मानचित्र स्वीकृत किया है। तो फ्रेंड, भारत से सीमा विवाद या तो बांग्लादेश का हो सकता है, पाकिस्तान का, चाइना का, म्यांमार, भूटान, ये सब इन सब का हो सकता है। तो फ्रेंड, तो भारत से सीमा विवाद में किस देश ने नया मानचित्र स्वीकृत किया है? नेपाल ने। फ्रेंड, नेपाल की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके सांसदों ने काला पानी, एक जगह है नेपाल में, काला पानी हमारे बॉर्डर पे ही लगता होगा, काला पानी, और उसके बाद लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख से तो आप परिचित हो गए भली बात। लिपुलेख, इनको नेपाल की सीमा में लौटाने की मांग की थी इन्होंने, और विशेष प्रस्ताव रखा था संसद में। तो नेपाल की कैबिनेट ने भारत के साथ इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक नया राजनीतिक मानचित्र उन्होंने स्वीकार किया है, जिसमें इन तीनों जगहों को, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को, नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया है। तो फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश है, नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी बनाया गया, आपको पता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में 19 मई से एक नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है। कब से? 19 मई से जम्मू एंड कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया है, जिसके अनुसार सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में जो सेक्शन 3A जोड़ा गया है, इसके तहत इसकी राज्य के जो निवासी होंगे उनके होने की परिभाषा तय की गई है। इसके अनुसार इसमें फ्रेंड, डोमिसाइल एक्ट के बारे में और बात की जाए तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 को लागू कर दिया है, और इसी के साथ प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है ई नाम क्या है, यानी ई नाम ऐसे होता है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, ई नाम। तो ई नाम क्या है? फ्रेंड, ये जो है एक व्यापार पोर्टल है। ई नाम जो है एक व्यापार पोर्टल है, और इसका फुल कंप्लीट नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो ये ई नाम का मतलब हुआ एक व्यापार पोर्टल, और ई नाम इंग्लिश में ऐसा होता है, तो कंप्लीट नाम इसका हो गया ई फॉर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इलेक्ट्रॉनिक से कह सकते हो, और नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। किसानों के लिए अपने फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए यह व्यापार पोर्टल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2016 में शुरू किया था ई नाम के नाम से। और इसकी साइट, अब जैसा कि इसकी साइट है, उसकी साइट बता देता हूँ मैं आपको। इसकी साइट उसी समय बताई गई थी, www तो होता ही है सब में, www.enam.gov.in। तो ये 2016 में शुरू किया गया था, और यह पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार। और इससे किसानों को अपने उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी पिछले करंट अफेयर्स में कभी बताया था, इसमें 177 कुछ, मतलब कई शिफ्ट में इसमें जो है कई राज्यों के मार्केट को जोड़ा गया है इसमें इस साइट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की योजना, जो आत्मनिर्भर योजना, आपको जैसा कि आपको पता होगा फेमस, के लिए जयतु भारतम, यानी ऐसे लिखेंगे जयतु भारतम, गाना किसने गाया है?
तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन है लता मंगेशकर, सोनू निगम, पंकज उधास, इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से सभी यानी कि ये 3 लोग ने तो गाया ही गाया है, इनके साथ अभी काफ़ी लोगों ने और भी मिलकर गाया है, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है, ये फॉर अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है, फिर कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है, फिर इसको शान ने गाया है फ्रेंड, और उसके बाद उदित नारायण जी ने गाया है, फिर पंकज उधास तो आपको दिख ही गए हैं, फिर अलका याग्निक ने गाया है, अलका याग्निक ने गाया है, रेखा ने गाया है इसको, रेखा जी ने अपनी आशा भोसले जी ने गाया है इसको, एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने गाया है, शंकर महादेवन ने गाया है फ्रेंड, शंकर महादेवन, सोनू निगम, जैसा कि इसमें ऑप्शन में है सोनू निगम, फिर कैलाश खेर कैसे पीछे रह सकते हैं, इनने भी गाया है, कैलाश खेर जी ने भी अपनी आवाज़ दी है। और इन अभी तो हमने कुछ कम ही नाम गिनाए, इनको मिला के टोटल 200 लोगों ने अपनी आवाज़ दी है इसमें। और इस गाने को लिखा है किसने? प्रसून जोशी ने इस गाने को लिखा है फ्रेंड। तो इन्होंने सभी लोगों ने गाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और इसके थ्रू फ्रेंड ये एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया है, जैसा कि आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है ना, एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया। उसने मतलब इसको विकसित किया है, इसको बनाया है एनटीए ने, और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य है जो जेईई होता है, जेईई हो गया, नीट हो गया, इसके मेंस की ऑनलाइन मतलब क्या कहते हैं मॉक टेस्ट इस पे अवेलेबल होंगे और तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा। इस पे आप इस पे मॉक टेस्ट दोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा है जो कि इसके लिए जेईई के लिए, नीट के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये ऐप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, किस वाइस एडमिरल ने 2019 का एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड ये जो है वाइस एडमिरल विनय बधवार इन्होंने जीता है। ये भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षण वाइस एडमिरल विनय बधवार को एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से इनको नवाजा गया है। और उन्हें यह पुरस्कार मिला है भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड, जैसा कि आप नाम से परिचित होंगे, लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड की नई किताब का नाम क्या है? तो फ्रेंड वो नाम है आपका होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन। जैसा कि नाम है इसमें बोट्स, नाव, ट्रेन, रेलगाड़ी और प्लेन्स यानी प्लेन। तो ये जो किताब है ये किताब प्रिंट में अभी अवेलेबल नहीं है, इन्होंने ई बुक संस्करण इसका लॉन्च किया है। ई बुक यानी ऑनलाइन ही इसको आप खरीद के पढ़ सकते हो। तो ई बुक इसको लॉन्च किया इन्होंने। क्यों लॉन्च किया? इनका 86वां बर्थडे था इनका। तो 86वां बर्थडे जो 20 मई को इनका था, तो अपने 86 बर्थडे पे इस किताब को इन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें जैसा कि उन्होंने बताया है कि उनके बचपन के नाव, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है। जैसे कि इसमें नाम में है बोट, ट्रेन और प्लेन्स, तो इन्होंने रोमांचक यात्राओं का वर्णन किया गया इनके द्वारा इस किताब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो फ्रेंड है लेसोथो एक देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं थॉमस थाबेन। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और फ्रेंड इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि इनकी जो पत्नी है, अभी मौजूदा पत्नी जो है वो इनकी पत्नी और इन थॉमस थाबेन, इन दोनों ने इनके पे आरोप है कि इन दोनों ने 3 साल पहले अब इन्होंने इनकी पूर्व पत्नी यानी इनकी वर्तमान पत्नी और खुद ये थॉमस थाबेन मिल के अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की थी 3 साल पहले। तो इसी संदेह के कारण इन पे जो है दबाव था तो राजनीतिक संकट पैदा हो रहा था, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिलहाल जो है वहाँ पे इनके जो वित्त मंत्री हैं थे मोएकेटसी मजोरो,
मजोरो ये वित्त मंत्री थे जब ये प्रधानमंत्री थे तो, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नहीं है तो ये वित्त मंत्री ने को अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ का चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है वुहान डायरी, जहाँ से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है क्वारंटाइन सिटी सबसे पहले उसी को वहीं से पैदा हुआ था तो उसी को बनाया गया था। तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं फोन। ये चीनी किताब है, चीनी लेखक हैं, तो इन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने ये ऑनलाइन डायरी नहीं सॉरी इन्होंने उस किताब में जो है ऑनलाइन जितनी चीज़ें प्रविष्टियाँ हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट है, उन सबका संकलन एक जगह इकट्ठा करके और इस किताब को उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड, इसमें मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने जो ऑनलाइन डायरी की मैंने बात की, तो ऑनलाइन इन जो प्रविष्टियाँ इन्होंने इकट्ठा की हैं, सोशल मीडिया पोस्ट इकट्ठा की हैं, वो सब कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 से रिलेटेड जितनी फेसबुक कह रहा हूँ, जितनी सोशल साइटों पे जितनी चीज़ें अपलोड की गई थी ना, वही सब उन्हीं चीज़ों का संकलन है इसमें, इस किताब में। और इन्होंने फोंग ने लिखा है। किताब का नाम अब जैसे आपको बता ही दिया, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर एक बैंक है, तो बैंक के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या किसे बनाया गया है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड, जो RK छिब्बर है, यानी इनका पूरा नाम है राजेश कुमार छिब्बर, इनको जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। बैंक का कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। और इनसे पहले जो थे अध्यक्ष जो थे, उनका नाम था परवेज। इसमें जैसा कि ये पहला नाम है परवेज अहमद, इन पे जो है पक्षपात का आरोप लगा था और इन पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, तो इसलिए इनको पद से हटा दिया गया था। पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इनकी पद से हटाया गया इनको। और फिर RK छिब्बर यानी राजेश कुमार छिब्बर को 3 साल के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो नए महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है, वो हैं HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। पहले थे HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिनका नाम है जुबैर इकबाल। इन लास्ट वाला नाम जैसा कि है जुबैर इकबाल, इनको बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ। तो जुबैर इकबाल जो हैं HDFC बैंक के जो पहले उपाध्यक्ष थे, अब इनको जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, ये LCU लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 57 इंडियन LCU लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 57 युद्धपोत का निर्माण किस शिप बिल्डर ने किया है? तो उसको पहला ऑप्शन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और इसे भारतीय नौसेना को वितरित किया है। ये जो युद्धपोत है, ये उभयचर है, यानी कि इसका इस्तेमाल जहाज से तट तक बख्तरबंद वाहनों, सैनिकों, मुख्य युद्धक टैंकों और उपकरणों के परिवहन और तैनाती के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन यानी इंडोर यानी अंदर कीटाणु शोधन स्प्रेयर है, ये किस संस्था ने इसको विकसित किया है? मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर किस संस्था ने विकसित किया है? तो इसको केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने इसका यानी CMIRI ने डूंगरपुर में स्थापित है। इसके वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयों का विकास किया है। और इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीकों से पैथोजेनिक इकाइयों में है। पैथोजेनिक जैसा कि अब लेबोरेटरी समझ रही, पैथोलॉजी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर है तो फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का 21 मई के करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा ज़रूर प्लीज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगता है वो कमेंट के थ्रू बताइए, लाइक भी करिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों को भी बताइए प्लीज़। और जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे 22 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।